दिस इज मी शालिनी, वेलकम यू ऑल इन द एब इनिशियो जुडिशरी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी, क्योंकि अगर एक पार्ट पे ही हम करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप इजीली रिवाइज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि ये सारे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम या अदर भी जो एग्जाम्स होते रहते हैं कमीशन वगैरह के, वहाँ पे भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो पूछा जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपके लाइनअप है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लाइन वाइज सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को यहाँ पे डील करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लेके 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को पूरी तरीके से अच्छे से हम देखने वाले हैं, एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। और इसके पहले हमको कुछ चीजें एडिशनल जान लेनी चाहिए, लाइक जो पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, मतलब अमेंडमेंट से रिलेटेड, वो कहाँ पे दिया गया है, पावर एंड प्रोसीजर क्या है, ये सारी बातों को भी पहले हम डिस्कस करेंगे। देन हम फिर आएंगे जो हमारा कोर डिस्कशन है उस पर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो आर्टिकल 368 है, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जब भी नीड अराइज होती है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की जाती है। पावर एंड प्रोसीजर्स के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है वो बात करता है, वो पावर कन्फर करता है। अब यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 26 जनवरी 1950 और एक डेट होती है 26 नवंबर 1949, ये दोनों डेट आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल, मतलब 16 टोटल आर्टिकल, 16 टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ही इंट्रोड्यूस हो गए थे। बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरा पार्ट जो है वो 26 जनवरी 1950 को आ गया था। तो ये चीज याद रखिएगा कि कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इन्फोर्समेंट में आया था, वो आपका इन्फोर्समेंट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों ही डेट्स को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और यहाँ पे जितनी भी बातें डिस्कस की जाएंगी वो बाइलैंग्वेज में है, तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल होगा कि आप अपनी जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे पिन कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डिस्कशन अब अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोर डिस्कशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, आई होप कि आपने जो एसेंशियल पॉइंट्स बीच में नोट कराए जा रहे हैं उसको भी नोट कर रहे होंगे, तो उनको भी नोट करते रहिएगा। साथ साथ में बात करेंगे हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जो कब किया गया था, ये किया गया था 1951 में, और इसके थ्रू ऐड किया गया था 9th स्केड्यूल को। ठीक, टोटल कितने शुरुआत में हमारे पास कितने टोटल स्केड्यूल थे, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, इन्फोर्समेंट में आया था, तो टोटल 8 स्केड्यूल थे। तो यहाँ पे जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो ऐसे नीड अराइज हुई कि एक नया स्केड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में करके यहाँ पे 9th स्केड्यूल को ऐड किया गया था, और जिसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था लैंड रिफॉर्म लॉज को। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो आर्टिकल 31A, 31B और 9th स्केड्यूल को यहाँ पे ऐड किया गया था। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, और ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल था जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो 31A, 31B इसके बारे में याद रखिएगा, और साथ ही साथ 9th स्केड्यूल जो है वो ऐड किया गया था। फिर आते हैं सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1952 में हुआ था। इसमें पार्लियामेंट की जो साइज है उसको फिक्स कर दिया गया था, और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, इससे रिलेटेड आर्टिकल जो था वो हमारा 81 था। फिर है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1954 में किया गया था। इसमें रीडिफाइन किया गया था स्टेट की बाउंड्रीज को, और इससे रिलेटेड कौन सा स्केड्यूल था, वो 7th स्केड्यूल में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे और जो स्टेट की बाउंड्रीज थी उनको चेंज कर दिया गया था।
फिर आते हैं फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1955 में था, और यहाँ पे लिमिटेड प्रॉपर्टी कॉम्पनसेशन जो है उसके बारे में बात की गई थी। और ये इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, तो आर्टिकल 31A था और 31B था। फिर है फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 1955 में किया गया था, जहां पे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई थी। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल जो था वो 244 था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये है 1956 में ऐड किया गया था, जो बात करता है सेंट्रल स्टेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और इससे रिलेटेड भी आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 7 जो स्केड्यूल है वो 7th स्केड्यूल इसके बारे में बात करता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में, और ये बात करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। आर्टिकल 1, 3 और स्केड्यूल 8, ये स्केड्यूल नहीं है, आर्टिकल 1 और 3 जो है वो इसके बारे में बात करता है। तो ये समझिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और 3 है, वहां पे स्टेट पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट की बाउंड्रीज को अलग किया जा सकता है, ऑल्टरेशन किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं, उनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये सारी पावर जो है वो कहाँ कन्फर की गई थी, वो 8th जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 है, वो स्पेसिफिकली इसके बारे में बात की गई थी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया जा सकता है, और ये पार्लियामेंट का एक होल एंड सोल पावर है। अब आते हैं 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1959 से इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें ऐड की गई थी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस को, जो कहाँ पे की गई थी, तो हमारी जो 8th स्केड्यूल है वो रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में ही डील करता है। और 8th स्केड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेजेस थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्समेंट में आया था तो यहाँ पे टोटल 14 लैंग्वेजेस थी। और विद द एडवेंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे नीड अराइज हुई, तो इस समय हम एट प्रेजेंट अगर देखें तो 22 जो है वो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं टोटल। तो इनको ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कर करके यहाँ पे जो 14 लैंग्वेज थी उनको एक्सटेंड करके अब 22 लैंग्वेजेस टोटल हो चुकी हैं। 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में, और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट जो है वो किया गया था, और इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 3 बात करता है। 10th स्केड्यूल 1961 में, यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया था। पहले दोनों ही अलग अलग थे, तो उन दोनों को ही मर्ज करके एक बना दिया गया था। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल फर्स्ट स्केड्यूल जो था वो फर्स्ट था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 में किए गए थे। इसमें वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात की गई थी, उसमें कुछ एसेंशियल चेंजेस हैं जो किए गए थे, और आर्टिकल 66 जो है वो इसके बारे में बात करता है। अब अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो हम एट प्रेजेंट भी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड न्यूज सुन रहे हैं, जिसमें हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीश धनखड़ जी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है वाइस प्रेसिडेंट को इस ग्राउंड पे कि उनकी हेल्थ जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो मेडिकल ग्राउंड पे या हेल्थ के बेसिस पे पहले वो ऐसे कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट किया है, और प्रेसिडेंट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब बात ये अराइज होती है कि जब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी प्लेस वेकेंट है, तो उनकी जगह पे कौन वर्क करेगा। ठीक है, क्या वो प्लेस ऐसे ही वेकेंट रहेगी जब तक कि नए इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी जो है वो रहती है, उनका प्लेस वेकेंट रहता है, तो उस जगह पे जो प्रेसिडेंट हैं वो सारे ही जो उनके फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं, वो उनकी जगह ले लेते हैं। वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को भी होल्ड करेंगे, और साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी मैनेज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हम एक सेपरेट वीडियो में इस पूरे ही सिनेरियो को डिस्कस करने वाले हैं, क्या लीगल सिग्निफिकेंस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, और किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारी ही चीजों को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए यहाँ पे जो एसेंशियल है वो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब आते हैं 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1961 में की गई थी, और इसके थ्रू गोवा, दमन एंड दीव को ऐड किया गया था, और किसमें किया गया था, फर्स्ट शेड्यूल में ऐड किया गया था। 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में की गई थी, जिसमें स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था नागालैंड को, और इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो कौन सा है, आर्टिकल 371A जो है वो इसके रिस्पेक्ट में बात करता है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक 370 से लेके और 371J तक के जो प्रोविजंस हैं वो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, और प्रोविजंस जो हैं वो रिलेटेड होती हैं स्पेशल स्टेटस टू वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड।
अब यहाँ पे इसको याद करने की ट्रिक है, JMG नमाज मग के, ये पूरी ट्रिक आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 370 से लेके और आप वहां के तक के जो प्रोविजंस हैं वो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो ये जो है ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो जे था वो रिप्रेजेंट करता था जम्मू एंड कश्मीर को, जो स्टार्ट होता है 370 से। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि 370 आर्टिकल जो है वो रिमूव हो चुका है, जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को, वो स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर लिया गया था बाय द पार्लियामेंट। और ये कब किया गया था, ये 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाके इस जो पावर दिया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको रिवोक कर लिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेट आगे का जे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करता था। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि 370 से ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसके थ्रू आप इस ट्रिक से पूरे ही आर्टिकल को लर्न कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो 370 को अबॉलिश किया गया था, जो स्पेशल स्टेटस है उसको अबॉलिश किया गया था, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में कब आया था, तो ये डेट भी याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 से जो स्पेशल स्टेटस था उसको कंप्लीटली क्वैश कर दिया गया था। अब आते हैं 40th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1962 में हुआ था। इसमें पुडुचेरी को एज अ यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस किया गया था, और से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, जो शेड्यूल था वो शेड्यूल 1 था। 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963, ये इसमें जो जजेस की रिटायरमेंट की एज थी उसको रेज कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 60 से बढ़ा के 62 कर दिया गया था। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 270 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के रिस्पेक्ट में बात करता है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 है, और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 है। और 62 कब कर दी गई थी, ये 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 के थ्रू कर दी गई थी, जहां पे 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई थी। अब आते हैं 60th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1963 में की गई थी, और यहाँ पे इंटीग्रिटी ओथ को मैंडेटरी कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 19 और 84 में। तो ये ध्यान रखिएगा, जब किसी भी ऑफिशियल को या फिर मिनिस्टर्स को जब इलेक्शन होते हैं या अपॉइंट किए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पे ओथ दिलाई जाती है। तो वो जो ओथ है उसमें इंटीग्रिटी ओथ को जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया था, मतलब देश की एकता और अखंडता की शपथ जो है उसको मैंडेटरी कर दिया गया था। और ये हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 जो है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, और 84 जो है वो मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, उनके इलेक्शन से रिलेटेड है। तो वहां पे ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड बातें की जाती हैं। फिर है 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1964 में किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे और उनको ऐड किया गया था 9th शेड्यूल में। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म से ही रिलेटेड है, वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है लैंड रिफॉर्म्स में। तो यहाँ पे 9th शेड्यूल में किया गया था, और आर्टिकल कौन सा था, तो आर्टिकल 31A था। आगे देखते हैं, आगे है 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1966 में किया गया था। यहाँ पे स्टेट टर्म जो है उसको क्लैरिफाई किया गया था, किसके रिस्पेक्ट में, आर्टिकल 3 में जो स्टेट टर्म को मेंशन किया गया है उसको जो उसका जो क्या स्पेसिफिक मीनिंग होगा उसको यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया था। फिर 90th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 में किया गया था, जहां पे इलेक्शन कमीशन का जो पावर है उसमें कुछ एसेंशियल मॉडिफिकेशंस की गई थी, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है। और टोटल जो आर्टिकल है वो 324 से लेके 329 जो है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है, उनसे रिलेटेड कि कौन लोग वोट दे सकते हैं, कौन एलिजिबल होते हैं, किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में 324 से लेके 329 तक दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये आपके एग्जाम में प्री में भी पूछ लिया जाता है और मेंस में भी आपका एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। एट प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, ये चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
जो 1966 में हुए थे। ये 1966 में हुए थे, जहां पे वैलिडेट किया गया था जजेस के अपॉइंटमेंट को। और यहाँ पे इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 233 है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जाती है। तो इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का 233 में अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नर के पास यहाँ पे पावर दी गई है कि वो वहां पे डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं। 233 और 234 बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। जो 233 है वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, और 234 जो है वो अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बात करता है। तो ये दोनों ही आर्टिकल को आप ध्यान रखिएगा। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। 1967 में सिंधी को एज अ लैंग्वेज ऐड किया गया था। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 8th स्केड्यूल में टोटल जब ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 थी। अब यहाँ पे 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सिंधी लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड कर दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस हो गई, ये 15 लैंग्वेजेस हो गई थी। फिर है 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 में, जिसमें ऑटोनोमस स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, किसको, असम को। 244 ए जो है वो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1969 में हुए थे। और यहाँ पे SC ST को जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, रिजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है, उनको रिवाइज किया गया था। और कौन से आर्टिकल के तहत, यहाँ पे आर्टिकल 330 में जो स्पेशल रिजर्वेशन के लिए प्रोविजंस हैं उनको रिवाइज किया गया था। फिर है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से फिर जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है उस पर क्वेश्चन उठाए जाने लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हो चुके थे जो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहे थे। माना जा रहा था कि जो लेजिस्लेचर है वो बहुत ज्यादा अपने पावर्स को एक्सीड कर रहा है, ठीक है, अपने बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है। तो फिर वहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ था कि यहाँ पे 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड हम लेटर डिस्कस करेंगे, केस लॉ, जहाँ पे इनको चैलेंज भी किया गया था कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कि ये जो पावर है वो पावर को इंट्रोड्यूस अपने एक्सीड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में भी, जहाँ पे शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, केशवानंदा भारती जो केसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में हुए थे। इसमें अमेंडमेंट पावर जो है पार्लियामेंट की, उनको क्लैरिफाई किया गया था कि किस एक्सटेंट तक वो अमेंडमेंट पावर की जा सकती हैं। जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को, अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होना चाहिए। जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एसेंस को हार्म नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होना चाहिए। बाकी पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स कर सकती है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 368। फिर है 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में किए गए थे, जहां पे प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको लिमिटेड कर दिया गया था। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 31C को। तो हमने देखा था 31A और 31B, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। और 31C जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स को लिमिटेशंस के बारे में बात करता है, ये 31C में ऐड किया गया था। तो ये बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों ही पॉइंट्स को एकदम क्लियर रखिएगा। अब है 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ 1971 में हुए थे, जहां पे अबॉलिश कर दिया गया था प्रीवी पर्स को। और प्रीवी पर्स से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 366/22। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बार बार आपके पूछ लिया जाता है, यहाँ पे आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, ईयर पूछ लिया जाता है कि प्रीवी पर्स को कौन से ईयर में अबॉलिश किया गया था या किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अबॉलिश किया गया था। ये चारों ही पॉइंटर्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको सबको ध्यान रखिएगा। फिर है 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में किए गए थे, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ स्टेट्स के बारे में बात किया गया था। और कौन सा आर्टिकल इसके रिस्पेक्ट में बात करता है, तो फर्स्ट स्केड्यूल जो है वो इसके रिस्पेक्ट में बात करता है। 28th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 में हुए थे, जहां पे रिमूव कर दिया गया था प्रिविलेजेस ऑफ ICS ऑफिसर। ठीक है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, जो पब्लिक ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 314 जो है वो इसके रिस्पेक्ट में बात करता था। 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 में हुए थे, जहां पे केरला लैंड लॉस को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था।
फिर है 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 में हुए थे, जहां पे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स को चेंज करा गया था। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 133 है। और ध्यान रखिएगा कि 134 जो है वो क्रिमिनल मैटर्स के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, जुरिस्डिक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में बात करता है। तो यहाँ पे है आर्टिकल 133 था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 31st 1973 में, और यहाँ पे लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया था। और इसके रिस्पेक्ट में जो आर्टिकल है वो 81 है, और ये लोकसभा के रिस्पेक्ट में जो सीट्स हैं उनके बारे में बात करता है। 80 जो है वो राज्यसभा के रिस्पेक्ट में बात करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है 32 1973 में हुआ था, और यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे फॉर मणिपुर एंड त्रिपुरा। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है 371। 33rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में हुए थे। इसमें 1974 डेजिग्नेशन प्रोसेस ऑफ एमपीज को क्लैरिफाई किया गया था। और ये प्रोसेस कहाँ पे दिया गया है, ये आर्टिकल 101 और 190 में दिया गया है, जो पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में, दोनों ही रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जाती है। 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 में किए गए थे, जहां पे बहुत सारे लैंड लॉज जो हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि वहां पे नीड अराइज हो गई थी कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के थ्रू 9th स्केड्यूल में उन सारे लैंड रिफॉर्म्स को डाल दिया गया था, और जिससे कि 9th स्केड्यूल में है तो वो चैलेंज भी नहीं किए जा सकते थे, और उनको एक जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड हो जाता है। फिर है 35th, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। थर्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 में हुए थे, जहां पे सिक्किम बिकम दी एसोसिएट स्टेट। और ये इसके बारे में बात कहां पे की गई थी, इसको ऐड कर लिया गया था फर्स्ट स्केड्यूल में। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक तो यहाँ पे सिक्किम बिकम एसोसिएट स्टेट, ठीक है, स्टेट कब बना, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे